आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। मूल अधिकार वैसे अधिकार को कहते हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार के बिना व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। मूल अधिकार के बारे में प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। मूल अधिकार को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अमेरिकी संविधान में संशोधन करके अधिकार पत्र को शामिल किया गया। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब संपत्ति का जो मूल अधिकार था आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में, उसे अब विधिक अधिकार बना करके आर्टिकल 300(a) में रख दिया गया। यानी फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इनके प्रयोग पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के कुल 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 to 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 to 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब हम आर्टिकल 12 देखेंगे। संविधान के भाग 3 के लिए राज्य को परिभाषित यानी स्टेट को परिभाषित करता है। इसका मतलब है कि यह परिभाषा संविधान के अन्य अनुच्छेद में प्रयुक्त राज्य शब्द पर लागू नहीं है। अर्थात आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद अर्थात संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका। दूसरा है राज्य की सरकार एवं विधानमंडल अर्थात राज्यों की कार्यपालिका एवं विधायिका। तीसरा है स्थानीय प्राधिकारी और चौथा है अन्य प्राधिकारी। यानी राज्य के अंतर्गत ये 4 आते हैं। राज्य शब्द के अंतर्गत संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका भी शामिल है और इसके द्वारा मूल अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। प्राधिकारी शब्द की व्याख्या वेबस्टर डिक्शनरी में बताया गया है। उसके अनुसार आर्टिकल 12 के संदर्भ में प्राधिकारी शब्द से तात्पर्य जिसे विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति है और साथ ही साथ प्रवर्तित करने की शक्ति है, उसे प्राधिकारी कहते हैं। स्थानीय प्राधिकारी साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 331 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत नगर पालिका, समिति, जिला बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट का निकाय या अन्य प्राधिकारी जो नगर पालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण का वैध रूप से हकदार है आता है। अन्य प्राधिकारी की कहीं परिभाषा नहीं दी गई है। इसे जानने के लिए न्यायालयों के निर्णय को देखेंगे। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत केवल वही प्राधिकारी जो संसद या कार्यपालिका, विधायिका या स्थानीय प्राधिकारी इत्यादि जैसा ही हो आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई AIR 1954 के मामले में उच्च न्यायालय समझातीय सिद्धांत का संकुचित निर्वचन करते हुए कहा कि अन्य प्राधिकारी पदावली के अंतर्गत उपयुक्त वर्णित प्राधिकारियों की तरह अन्य प्राधिकारी सम्मिलित हैं।
इसका मतलब है अन्य प्राधिकारी में केवल वही प्राधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं जो शासकीय संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं, किंतु उच्चतम न्यायालय ने उजम्माबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1962 में यह संकुचित निर्वचन को अस्वीकार करते हुए निर्धारित किया कि प्राधिकारियों की ऐसी कोई सामान्य श्रेणी नहीं है। विश्वेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर के मामले में कहा गया कि कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकारों का अधित्याग नहीं कर सकता है। हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद राज्य के मामले में कहा गया कि संविधान लागू होने के दिन से मूल अधिकार प्रवर्तित हुए माने जाएंगे, ये भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां से संबंधित है, यानी लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी 13 जो है 4 खंडों में वर्णित है। 13(1) कहता है संविधान लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जो भाग 3 के प्रावधानों से असंगत है, यानी ऐसी विधि जो है प्रारंभ से शून्य नहीं होती है, वह सिर्फ मृतप्राय बनी रहती है, यानी सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है। ऐसी विधि को डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। यानी 13(1) संविधान पूर्व विधि की बात करता है। 13(2) जो है संविधानोत्तर विधि से संबंधित है। 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, कम करती है, और यह घोषित करता है कि भाग 3 के उल्लंघन में बनाई गई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इसका मतलब है राज्य ऐसी विधि पारित करने को निषेध करती है जो मूल अधिकारों को छीनती या कम करती है। अब है इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, इससे क्वेश्चन अनेकों परीक्षा में पूछा जा चुका है। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू न्यायालय की वह शक्ति जिसके अंतर्गत विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। वे किसी ऐसे विधि को प्रवर्तित या लागू करने से इनकार कर सकते हैं जो संविधान के उपबंधों से असंगत है। यह कार्य न्यायालय की साधारण अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ईएस क्राउन ने न्यायिक पुनर्विलोकन को न्यायालयों की वह शक्ति बताया है जिसके अंतर्गत वे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करते हैं और किसी भी संवैधानिक विधि के प्रवर्तन को रोक देने का अधिकार रखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का जन्म मार्वरी बनाम मेडिसन 1803 नामक अमेरिकी वाद में हुआ एवं इसके जन्मदाता अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल थे। संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। फ्रांसीसी चिंतक मॉन्टेस्क्यू ने पृथक्करण का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि राज्य की एक शक्ति दूसरी शक्ति के संचालन में हस्तक्षेप न करे और प्रत्येक अंग अपनी सीमा में रहकर कार्य करे। इससे प्रश्न उठता है कि उल्लंघन या हस्तक्षेप का निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से करेगी। न्यायिक पुनर्विलोकन की धारणा का उद्भव सीमित शक्ति वाली सरकार के सिद्धांत से हुआ। इसका मतलब है कि सरकार असीमित शक्ति का प्रयोग न करके संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करे।
इस सिद्धांत के अनुसार विधि दो प्रकार की होती है, एक साधारण विधि और दूसरा सर्वोच्च विधि अर्थात संविधान। ऐसा कोई भी विधि जो संविधान के उपबंधों का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है असंवैधानिक माना जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का उपकरण है। केशव माधव मेनन बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई प्रवृत्त विधि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करे तो न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से उसको शून्य घोषित कराया जा सकता है। यानी 13(2) जो है संविधानोत्तर विधि को स्पष्ट करता है जो राज्यों के द्वारा निर्मित किए गए और मूल अधिकारों से असंगत है। 13(3) में दो पार्ट में है। 13(3) में ए में कहता है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि और प्रथा आता है। प्रवृत्त विधि यानी लॉ इन फोर्स के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले निश्चित नहीं की गई है, चाहे ऐसी विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। 13(4) कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी। अब जो है इसके बाद समता का अधिकार देखेंगे। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।